सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हुआ बेहतरीन एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, सेकेंड टेस्ट मैच में टीम इंडिया का जीत सुनिश्चित करना। क्या क्या बदलाव करके टीम इंडिया सेकेंड टेस्ट मैच जीत सकती है, वो सारे 5 बड़े रीज़न को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है, मेन रीज़न, जिसने पूरे पहले टेस्ट मैच को इफेक्ट किया, पूरे टीम को परेशान करके रख दिया, वो था फील्डिंग। फील्डिंग सबसे ख़राब रही टीम इंडिया के फर्स्ट टेस्ट मैच में, और ख़ास करके हर एक फील्डर की तरफ से। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था इस यशस्वी जायसवाल का। इस बंदे ने अकेले 4 कैच छोड़ा, और अगर आप 4 कैच किसी भी एक टीम में एक मैच में छोड़ रहे हो तो आप ये मैच बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। हाँ, योगदान और भी था, जैसे जडेजा का भी था, ऋषभ पंत का कैच छोड़ना था, जिसने हैरी ब्रुक का कैच 48 रन पर छोड़ा था, वो 99 बना करके गया। और इन्होंने तो जो कैच छोड़ा है, कैच छोड़ने के बाद उन बैट्समैनों ने कुल मिलाकर के 160 रन बनाया। अगर ये 160 रन नहीं बना होता पहली पारी में तो आज हो सकता है कि टीम इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच जीत गई होती, खास करके फील्डिंग की बदौलत। तो फील्डिंग बहुत ख़राब थी, और सुनने में आ रहा है कि सेकेंड टेस्ट मैच में ये यशस्वी जायसवाल स्लिप में फील्डिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। माना कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, ज़रूरी नहीं है कि फील्डर भी बहुत बेहतरीन हो। तो सेकेंड टेस्ट मैच में ये स्लिप में नहीं दिखाई देंगे। स्लिप में अब कौन दिखाई देगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यशस्वी जायसवाल स्लिप में पॉइंट नंबर 1 फील्डिंग नहीं करेगा। इसकी जगह पर आ रहा है नीतीश कुमार रेड्डी। NKR आ रहा है फील्डिंग करने स्लिप में, और ये नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी लगभग तय है। यशस्वी जायसवाल स्लिप में नहीं रहने वाला है। ये पहला बदलाव हो गया, ठीक है। सेकंड बदलाव की बात करते हैं। जो नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हो रही है, तो वो वापसी अब अगर आप कहिएगा केवल स्लिप में फील्डिंग करने की वजह से हो रही है, तो वो भी नहीं हो रही है भाई। इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न क्या है? ये शार्दुल ठाकुर साहब पहला टेस्ट मैच तो खेले, काफ़ी समय के बाद वापसी भी थी, कई दिनों के बाद वापसी थी, कई सालों के बाद वापसी थी, लेकिन ना बॉलिंग उनसे हो पा रही थी। बॉलिंग में तो ऐसा लग रहा था कि विकेट उनको लेना ही नहीं आता। वो तो किस्मत से 2 विकेट मिला था, वो भी तब जब मैच हाथ से निकल चुका था। बैटिंग शार्दुल ठाकुर को बस एक ही शॉट आता, और वो इस तरीके का बैटिंग कर रहा था जैसे जिम्मेदारी उनके कंधों पर कुछ भी नहीं है। उन्हें बस आपको दिया गया, आप एंजॉय करो, खेल के जाओ, मस्त एकदम। आप आए हो एंटरटेन करने के लिए काफ़ी दिनों के बाद। इस तरीके की बैटिंग थी। टीम को समझ में आया, और खास करके गौतम गंभीर को भी ये समझ में आया कि उससे ज़्यादा बेहतर अगर है तो नीतीश कुमार रेड्डी है, जो कि काफ़ी यंग है। बैटिंग नीतीश कुमार रेड्डी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अभी टैलेंट इतना है कि अगर इसको अभी से बॉलिंग कराया जाए, माना 1-2 मैच खराब हो गए यार, लेकिन अगर मौका दिया जाए तो हो सकता है आने वाले समय में हार्दिक पांड्या की जो कमी है वो यही बंदा दूर कर सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी। अगर इसमें इसको सिखाया जाए, जो इतना अच्छा कोच है, मॉर्नी मॉर्कल वगैरह, ये सब अगर इसके पीछे ध्यान दे तो बॉलिंग सुधर सकती है। बैटिंग की बात करेंगे तो बैटिंग 9 इनिंग में 298 रन बनाया बंदा, 64 का स्ट्राइक रेट से 37 का एवरेज है 9 इनिंग में मात्र, जिसमें से MCG में एक शतक भी है, जिसमें पूरा वर्ल्ड ने इसका लोहा माना था। और अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो 9 इनिंग में 5 विकेट, खराब नहीं है, और इकोनॉमी भी 4.32 का इकोनॉमी से है, रन दिया है, तो बॉलिंग भी खराब नहीं है यार। अगर मौका मिलेगा, बॉलिंग मिलेगा तब बेहतर कर सकता है। बॉलिंग मिलना चाहिए, बॉलिंग मिलती कम है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और अगर शुभमन गिल आप इसको खिला रहे हैं तो आप इसे बॉलिंग करवाइए, मौका दीजिए, और वो भी अपने मेन बॉलर को रेस्ट करवा करके। ये सेकंड बदलाव जरूर होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगर टीम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों के लिए है, जोफ्रा भाई साहब नहीं खेल रहे हैं। इंग्लैंड इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसने अपना प्लेइंग 11 बता दिया, और प्लेइंग 11 वही है जो फर्स्ट टेस्ट मैच में थी, कोई चेंजर नहीं है। जैक क्रॉली, बेन डकट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वॉक्स, बैडन कार्स, जॉश टंग और शोएब बशीर, कोई चेंजेस नहीं है। हवा उड़ रहा था कि जोफ्रा आर्चर आने वाला है। अगर जोफ्रा आर्चर यहाँ पर नहीं आ रहा तो हो सकता है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
पिच जो होगी वो ग्रीन टॉप विकेट नहीं होने वाली, मतलब जो बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलरों को सपोर्ट करेगी ऐसी विकेट इंग्लैंड नहीं बनाने जा रहा। अगर ऐसी विकेट बनती तो ये कंफर्म था जोफ्रा आर्चर एंट्री करता, लेकिन नहीं हो रही है। तो इंग्लैंड का ये टीम होने वाली। अब यहाँ पर टीम इंडिया को अपना जो प्लेइंग 11 है वो बहुत ध्यान से संभल करके सेलेक्ट करना होगा। और जो हम पुराने जैसे कंडीशन में खेलते थे, अगर 2 स्पिनर्स को भी हम खिलाना पड़े तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, खिला सकता है, बेहतर है, ठीक है। तो इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 में नहीं है, ये सबसे बेहतर पॉइंट है टीम इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गई। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा, जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप आकाशदीप बॉलिंग कर सकता है, ये भी चांसेस है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट के मैच के बाद काफ़ी दिनों का गैप मिला और इतना गैप बहुत काफ़ी है। अगर एक प्लेयर को रेस्ट देना है, 8-10 दिन का गैप मिल गया, तो जसप्रीत बुमराह अगर फिट है, खेलने के लिए तैयार है, तो मौका देना चाहिए। और जसप्रीत बुमराह के लिए के साथ ऐसा नहीं है कि अर्शदीप बॉलिंग नहीं कर सकता। अर्शदीप बेहतर बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो अर्शदीप को मौका देना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर ये 4 बॉलर उतर जाए फास्ट में, खास करके फास्ट में, ये आपका ऑलराउंडर हो गया। और ये 3 अगर मेन बॉलर रहे, जिसमें से जसप्रीत बुमराह तो ठीक ही है, उसके अलावा सिराज की जगह पर अगर ये आ जाए और ये आपको अर्शदीप आ जाए तो बहुत बेहतर है बॉलिंग लाइनअप मेरे हिसाब से। और अगर स्पिनर की बात करेंगे तो स्पिनर में मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, ये दोनों की एंट्री होनी चाहिए। टोटल 6 बॉलर होना चाहिए, 5 बॉलर 1 ऑलराउंडर, टोटल 6 का ऑप्शन होना चाहिए। विकेट टेकर है ये सब, सभी विकेट टेकर। और अर्शदीप इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये विकेट ले सकता है, और आकाशदीप भी विकेट ले सकता है क्योंकि इसकी जो गेंद है सीम पर पड़ करके बहुत बेहतर निकलती है। तो यहाँ पर आकाशदीप का बहुत चांस है। और अर्शदीप लेफ्ट आर्म बॉलर है, फास्ट है, अच्छा बॉलिंग करता है, और इसमें इसको मौका मिलना चाहिए। अगर बुमराह नहीं खेलता है तब, अगर बुमराह नहीं खेलता है तो फिर यहाँ पर सिराज को आना चाहिए। सिराज ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ये तो खैर टीम कॉम्बिनेशन पर ही पता चलेगा कि आगे क्या बनने वाला है। लेकिन अगर प्रोबेबल 11 की बात करेंगे, अगर जसप्रीत बुमराह रेस्ट दिया जाता है तब यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपनिंग, 3 नंबर पर साई सुदर्शन, चौथे पर शुभमन गिल, और यहाँ ऋषभ पंत। अगर यहाँ पर बदलाव करना पड़े ना, तो मेरे हिसाब से अगर करुण नायर को हम 3 नंबर पे दें, बैटिंग जिस तरीके से करुण नायर ने परफॉर्मेंस किया था इंग्लैंड 11 के खिलाफ 3 नंबर पर ही उतर करके, और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है 3 नंबर पर। अगर इसको मौका दिया जाए साई सुदर्शन की जगह पर और साई को यहाँ पर भेजा जाए, वो भी एक चांस बन सकता है। लेकिन ठीक है, 3 नंबर पर साई को मौका देना चाहिए। अभी तो एक ही मैच था, साई में बहुत टैलेंट है, इसका कैरियर लंबा जाएगा अगर ये बेहतर खेल जाता है तो। उसके बाद रविंद्र जडेजा तो है ही, लेकिन रविंद्र जडेजा से पहले नीतीश कुमार रेड्डी को उतारना चाहिए, इसलिए कि रविंद्र जडेजा ठीक है लेकिन वो विश्वास नहीं झलकता, कम झलकता है। और नीतीश कुमार रेड्डी को पहले उतारना चाहिए क्योंकि कुछ बैट्समैन साथ में मिल जाएगा खेलने के लिए। और उसके बाद अर्शदीप, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, ये बेहतर प्लेइंग 11 है अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो। अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहा है तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज को हटा करके यहाँ पर बूम बूम को आना चाहिए। ये बेहतर प्लेइंग 11 है मेरे हिसाब से। और इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो सकता है कि भाई किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए, तो कल पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह निकल कर के आ रहा है तो 2 स्पिनर्स की भी मांग की गई है, तो इसमें एक रविंद्र जडेजा तो हो ही रहा है और एक स्पिनर्स इसमें और कोई आ सकता है, वो वाशिंगटन सुंदर भी हो सकता है या कुलदीप यादव भी हो सकता है। रविंद्र जडेजा कन्फर्म में खेलेगा, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर वाशिंगटन आएगा तो मोहम्मद सिराज को हटना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर 1, 2 और ये 3 फास्ट की भूमिका में रहेंगे, चौथा ये हो जाएगा और एक स्पिनर आ जाएगा, 5 कुछ कुल बॉलर बन जाएंगे और ये 5 बॉलर काफ़ी पर्याप्त है। खैर अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, ये जो 5 बदलाव है इसमें से अगर आपकी कोई राय है कौन खेलना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए प्लेइंग 11 में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। आगे मैं अगले वीडियो में उन सुझाव को लेने की कोशिश करूँगा।